ये प्रोग्राम बड़ा अहम है। वो इसलिए कि हम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, हम ज़राअत की बात कर रहे हैं। कल भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया था इस टॉपिक को, और आज मुझे दोबारा इस पर बात करनी है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी दीगर चीज़ों के साथ पहला फोकस अपना ज़राअत को रखना पड़ेगा। ग़ज़ाई किल्लत से पाकिस्तान को बचना होगा। फूड सिक्योरिटी के लिए जो इक़दाम हो सकते हैं वो सारे करने होंगे। हमारे पास गंदम के लिए वाफर सलाहियतें मौजूद हैं, हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। हमारे पास कपास के लिए बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन मौजूद है, हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। हमारे पास गन्ने के लिए, हमारे पास चावल के लिए बेशुमार पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने सहूलियात दी हैं, वसाइल दिए हैं, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, पॉलिसी नहीं बना पा रहे। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि खसूसी तवज्जो नहीं दी गई ज़राअत के मामले के ऊपर, और 1960 के बाद ज़रई शोबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने ये खिताब करते हुए कहा है, और ज़रई तरक्की के रास्ते में मुश्किलात को फौरी हल करने, तरक्की के अमल की मुसलसल निगरानी और मुनासिब वक्त पर तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से मौसर फैसला साजी की ज़रूरत पर जोर दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। और उन्होंने कहा कि मुल्क ज़रई शोबे की तरक्की अब अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तो क्या वाकई पाकिस्तान में ज़रई शोबा आगे बढ़ेगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर पहले 3 साल की हम बात करें तो लगातार कॉटन की पैदावार कम हुई है, लगातार कॉटन की पैदावार कम हुई है। और PMLN के अगर आखिरी 3 सालों की बात करें तो वहाँ पे भी लगातार, बल्कि 4 सालों की बात करें तो 2014 में सिर्फ कॉटन ज़्यादा हुई थी, और 2018 तक जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लगातार कॉटन की पैदावार में कमी हुई थी। ये पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से जहाँ पे कॉटन की फसल हुआ करती थी वहाँ गन्ना लगाया गया, जो पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उतनी ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता मुल्क को, और ना मुल्क को इतना पैसा बाहर से आता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनका ताल्लुक कपास की फसल के साथ होता है। अब क्या हुकूमत इस मरतबा अपना किबला दुरुस्त करने जा रही है, या कुछ ऐसी पॉलिसी हुकूमत ने बनाई हैं कि गंदम के शोबे में, कपास के शोबे में, चावल के शोबे में, दीगर जितनी अजनास हैं उन शोबों के अंदर पाकिस्तान माजी की तरह मार नहीं खा रहा होगा? ये बहुत अहम सवाल है। कपास की पैदावार कैसे ज़्यादा हो सकती है? इस वक्त काफ़ी सारी इस पर कमेटीज़ बनी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के अंडर कमेटी बनाई जिसकी मैं मेंबर हूँ। किसी रिकमेंडेशन पे कोई अमल नहीं हुआ। उस कमेटी ने ये रिकमेंड किया जिसमें एप्टमा भी थी, किसान भी थे, और उसमें फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब। रिकमेंडेशन ये थी कि कॉटन की सपोर्ट प्राइस दी जाए जो पूरी दुनिया देती है। पूरी दुनिया में कॉटन की सपोर्ट प्राइस होती है? जरा आसान करें, लोगों को बताएं सपोर्ट प्राइस होती क्या है? इमदादी की बात पहले बता दिया जाता है कि आपकी कॉटन जैसी भी हो, आपको सीजन के इख्तिताम में जब आप बेच रहे होंगे तो इतनी कीमत कम से कम आपको मिलेगी। उस कमेटी में यह फैसला हुआ कि काश्तकार को 5 मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब मिनिमम जो कम से कम इमदादी कीमत है वो 5,000 होगी, 5,000, और प्लस 15,000 रुपये फी एकड़ काश्तकार को सब्सिडी दी जाएगी कैश की सूरत में, ताकि कपास इस कॉटन की रिवाइवल हो सके। ये तय हो गया? ये तय हो गया उस कमेटी में, गवर्नर साहब की कमेटी में, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद बिल्कुल नहीं हुआ। इस वक्त देखें, मैं आपको अर्ज करूं, हमने 92 में हमारे चीमा साहब थे सर उसमें? नहीं, चीमा साहब बाद में ज्वाइन, चीमा साहब बाद में आए जी, चीमा साहब उसमें नहीं थे। लेकिन ये दो चीजें बुनियादी तय पा गई। नहीं सर, मैं आपको अर्ज करूँ जी, एक्चुअली फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे वफाक का चाहे सूबे का, वो साथ नहीं देता ज़राअत का। ज़राअत की जो मिनिस्ट्री है ना, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक्चुअली नहीं है ज़राअत की, या फेडरल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। अगर फेडरल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को लें तो फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री तब बनती है अगर फाइनेंस, कॉमर्स और इंडस्ट्री उसके साथ हो। हाँ। पंजाब में फाइनेंस और चीफ मिनिस्टर साथ हो तो वो काम कर सकते हैं, वरना वो काम नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर जब आपके साथ बैठे हुए हैं जी, जब चीफ मिनिस्टर आपके साथ बैठे हुए हैं, वो भी बता रहा हूँ ना जी, गवर्नर कमेटी में चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था, लेकिन वो कमेटी में आते नहीं थे। वज़ीर आला आए ही नहीं? वज़ीर आला साहब नहीं आए उस कमेटी में। ठीक है। बल्कि चीमा साहब परसों मीटिंग में तशरीफ़ फरमा थे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि जनाब CM साहब पंजाब को ये कह दें कि कम अज़ कम ज़्यादा ना कर सके, 2 महीने बाद तो कम अज़ कम ज़राअत पे एक मीटिंग ले लिया करें। सर 92 में हमारी जो कपास की पैदावार थी वो थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, और इंडिया 1 करोड़ 10 था। इस दफ़ा हमने उस वक्त से आज तक कॉटन बेल का को 25 से 30 किलो वजन भी कम किया। उस वक्त 170-180 kg था। 1 करोड़ 28 पाकिस्तान की थी और 1 करोड़ 10 इंडिया की थी। 1 करोड़ 10 लाख इंडिया की बेल्स थी 92 में। और हमारी जो कॉटन बिल का वजन था वो 170 से 180 kg था।
आज हमारा जो 150 kg है, हमने को 25-30 किलो वजन भी कम किया है। इंडिया चला गया 4 करोड़ पे और हम आ गए 56 लाख पे। ये है हमारी सबसे, उसकी वजह क्या है जी? 2002 में जदीद टेक्नोलॉजी आई, बुलगार्ड 1 आया, पूरी दुनिया ने अपना लिया, इंडिया ने अपना लिया, पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। पाकिस्तान के पास वो बीटी जीन चोरी का आया, पाकिस्तान में उस पर बेतहाशा मीटिंग्स हुई, पिछले दौर में भी, इस दौर में भी। लेकिन हर मीटिंग में ये फैसला होता था कि हमें मनसेंटो से या चाइना से ये जीन लेना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज भी मैं यही कह रहा हूं कि जो फैसले होते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उससे बढ़कर पैदावार बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स, जब एक देखेंगे दुनिया, क्योंकि अगर आप ये यकीन करें ना कि पेस्टिसाइड देखें वो 1 करोड़ से 4 करोड़ पे चला गया भारत। मैं आपको अर्ज करूं, पेस्टिसाइड से आप अब कपास काश्त नहीं कर सकते। पेस्टिसाइड से कपास बिल्कुल काश्त नहीं हो सकती, क्योंकि कीड़े में रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब जदीद टेक्नोलॉजी हमें लानी पड़ेगी। जब तक हम जदीद टेक्नोलॉजी लेके नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम कपास किसी सूरत में यहाँ पे काश्त नहीं कर सकते। मैं कपास का बहुत बड़ा ग्रोवर था। आपकी दोनों शर्तें नहीं मानी गवर्नमेंट ने? जो ये हमारी शर्तें नहीं थी, ये गवर्नमेंट की अपनी रिकमेंडेशन थी। ये गवर्नमेंट की अपनी रिकमेंडेशन थी। पॉलिसी हुकूमत की नहीं है, किसी भी हुकूमत की नहीं रही, और डंग टपाओ पॉलिसी होती है। एक होती है रियल चेंज और एक होती है एक बनावटी चेंज। अब यहाँ पे हैरानी ये होती है कि ज़राअत ऐसा शोबा है कि इससे तमाम आपकी चीजें मुंसलिक हैं, आपकी सनत हो, आपकी फर्टिलाइजर हो, आपकी दीगर जो सनतें हैं, चाहे वो फ्लोर मिल हो, चाहे वो शुगर मिल हो, और टेक्सटाइल हो, जीनिंग हो, ऑयल हो, तमाम चीजें इस शोबे से वाबस्ता हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि हमेशा ये हुकूमत की नजर में क्यों नहीं आता। आप ये देखें कि पिछले साल जो है वो वजीर आजम साहब ने कोविड के हवाले से एक हमें इमदाद का ऐलान किया, और आज तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जिस तरह खोखर साहब ने कहा कि सिफारिशात मुरतब हो जाती हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो सियासी हो गई हैं। आपका कोई भी कारोबार आप उठाकर देख लें, आप सर्वे करा लें, वो किसी एमपीए की होगी, किसी एमएनए की होगी, किसी मीर की होगी, किसी मुशीर की होगी, वो उसमें तमाम सियासतदान शामिल होते हैं और तमाम जमातों के सियासतदान जो है वो शामिल होते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमने इस हुकूमत को सपोर्ट किया, हम इस तब्दीली के जो दावेदार हमने सपोर्ट किया, हम ये कहते हैं इनसे हमें उम्मीद थी इमरान, लेकिन हम अब मायूस हो गए हैं कि 3 साल के अंदर जो है जो किसानों का हश्र हो गया, लोग जमीनें बेच रहे हैं। आप देखिए कॉलोनियां बन रही हैं, हाई कोर्ट उस पर नोटिस लेके उसे रोक रही है। आप देखें कि लोग आमों के बागात काट के कॉलोनी बना रहे हैं। लोग इस तरफ नहीं आते। ज़राअत तो अब एक ऐसा शोबा बन गया है कि कोई बाअमर मजबूरी कोई करता है तो करता है। आप यकीन करें, ना किसान के बच्चों के तन पे ढंग के कपड़े आप देखेंगे, ना जूता देखेंगे, ना उसकी कोई मयारी तालीम देखेंगे। तकरीबन 30% बच्चे पाकिस्तान के अंदर ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको कहते हैं कि वो अंडरवेट हैं या मेल नॉरिश्ड हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उनका वजन कम रह जाता है। तो ये एग्रीकल्चर कंट्री में रहते हुए ऐसी फिगर जो है, ऐसी आदाद-ओ-शुमार सामने नहीं आने चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं? हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, चीनी भी इंपोर्ट करेंगे, कपास भी इस साल इंपोर्ट करेंगे, तो फिर हम एग्रीकल्चर कंट्री कहाँ से रह गए? तो अभी सपोर्ट प्राइस का जिक्र किया गया है। देखिए, प्राइस की 2 हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं। गंदम की प्राइस को हुकूमत सपोर्ट, गन्ने की कीमत को सपोर्ट प्राइस करती है, और दोनों में मामला खराब होता है। देखिए, बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या हुकूमत से हमने हुक्मरानी करवानी है या उससे बिजनेस करवाना है। ये सपोर्ट प्राइस वाला मामला पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। चावल की सपोर्ट प्राइस नहीं है, चावल में कामयाबी आप देखिए। चावल हम हर साल 500 मिलियन 700 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, और गंदम में हर साल प्रॉब्लम आती है, चीनी में हर साल प्रॉब्लम आती है। मेरा नुक्ता नजर ये है कि हुकूमत से हुक्मरानी करवानी है, हुकूमत से बिजनेस नहीं करवाना। ये सपोर्ट प्राइस वाला मामला नहीं है। तो सर, ये नया बीज कैसे आएगा? ये तो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना जो इस पे काम करते हैं। देखें, गवर्नमेंट के इदारे हैं जिन्होंने काम करना है। पूरी दुनिया में हुकूमतें सपोर्ट देती हैं, नया बीज, नई पॉलिसी, नई टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही इसमें। मैं आ रहा हूँ। सपोर्ट
प्राइस का और रिसर्च का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट प्राइस हमने नहीं रखी। रिसर्च जो है हुकूमत का काम है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर आप अगर जाके देखें इस्लामाबाद में बनी वो चक्सराज के पास बना, इतनी खूबसूरत वो फैसिलिटी है। तकरीबन 200 से जायद PhD स्कॉलर्स इस वक्त वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो हुकूमत ने पेंशन ही नहीं दी अभी तक, उनको तो तनख्वाह ही देर से मिलती है। रिसर्च के ऊपर जो फोकस है वो इस हुकूमत का, बल्कि इससे पहली हुकूमत का, जितनी भी हुकूमतें हमने देखी हैं पाकिस्तान में, रिसर्च के ऊपर उनका फोकस नहीं होता। कॉटन की पैदावार या गन्ने की, या इन दोनों में से कौन सा प्रायोरिटी है कौन सी नहीं है, इसके दरमियान में ज़राअत होस्टेज बन के रह गई। ज़राअत को समझ लें, ज़राअत दुनिया में 4 चीज़ें दे रही है आपको। ये फूड दे रही है, फीड दे रही है, फाइबर दे रही है और किसी हद तक फ्यूल दे रही है। और जिन मुल्कों के पास ज़मीन ज़्यादा है वो फ्यूल भी वहाँ बायोडीजल से बनाते हैं, लेकिन जिन मुल्कों के पास ज़मीन कम है वो फीड, फूड और फ्यूल, ये अपना फाइबर, इन 3 पे आते हैं। अब फाइबर जो है, फाइबर का आपकी ज़राअत में जो शेयर है ये तकरीबन 5% से नीचे 2 या 3% का ज़राअत में शेयर होता है फाइबर का। दुनिया में टोटल 120-125 मिलियन टन की इसकी टोटल पैदावार है, जबकि ग्रेन की पैदावार दुनिया में 2790 मिलियन टन है। दुनिया में तकरीबन 2000 मेट्रिक टन, 2000 मिलियन टन जो है ये आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार है। फिर आपके ऑयल सीड्स हैं, फिर आपकी चीनी है, फिर आपका मिल्क है बहुत बड़ा एक, फिर बीफ है। ओवरऑल अगर ज़राअत को देखें तो ज़राअत में चाइना की अगर सिर्फ बात कर लें हम, तो 1830 बिलियन डॉलर का GDP है उनका सिर्फ ज़राअत का। सो आप कह लें ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम कॉटन और चीनी के सेक्टर में ना देखें, ये दोनों मिल के 5% बनते हैं। 95% ज़राअत और है, और यहाँ पे जो ज़राअत फेल हुई है, ज़राअत पीछे रह गई है। आज अगर दुनिया में 2 स्टैंडर्ड समझ लें आप, 2 स्टैंडर्ड दुनिया में आप कह लें कि पर कैपिटा जो ग्रेन अवेलेबल है, यानी मकई, चावल और गंदम, पर कैपिटा जो सालाना अवेलेबल ग्रेन है वो 370 किलो है, और पाकिस्तान में वो 200 किलो है। हमारे आने से पहले ये 180 किलो होता था। अब इसमें दूसरी बात इसमें कि पर कैपिटा जो आपकी कैलोरीज इनटेक है वो दुनिया में 2900 कैलोरीज है इंटरनेशनल एवरेज, और जो आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ 3100 से लेकर 3700 तक हैं, हमारी 2100 हैं। हम वर्ल्ड एवरेज से 800 कैलोरीज कम खा रहे हैं, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, एक बॉडी को फंक्शन करने के लिए 2100 कैलोरीज चाहिए, जिससे वो भूखा नज़र ना आए, जिससे उसको पेन बॉडी में या ब्रेन में पेन ना हो।